नमस्कार दोस्तों, आपका स्टडी लाइट यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से स्वागत है। और दोस्तों, हम कर रहे हैं आरएस प्रीलिम्स 2023 की प्रिपरेशन, जिसमें हम भारत की राज्य व्यवस्था पढ़ रहे हैं, यानी इंडियन पॉलिटी, जिसमें आज हमारा काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है जिसका नाम है भारत का प्रधानमंत्री एवं मंत्रिपरिषद। तो चलिए शुरू करते हैं। भारत का प्रधानमंत्री एवं मंत्रिपरिषद के बारे में आपसे ये पूछा जाए कि हमारे इस संविधान में किस भाग में इसका जिक्र है या मेंशन कर रखा है, तो भाग 5 में भारत के प्रधानमंत्री एवं मंत्रिपरिषद के बारे में जिक्र कर रखा। अब भाग 5 में एक आर्टिकल है, आर्टिकल 74। उस आर्टिकल 74 में ये लिखा हुआ है कि एक मंत्रिपरिषद होगी और उसका मुखिया होगा प्रधानमंत्री। राष्ट्रपति को सलाह देगी मंत्रिपरिषद, यानी राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए आर्टिकल 74 में एक मंत्रिपरिषद का उल्लेख है, जिसका जो प्रमुख है वो होगा प्रधानमंत्री। लेकिन इसमें एक एडिशन किया गया 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा कि राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह पर ही कार्य करेगा, यानी जो राष्ट्रपति है वो अपने विवेक के आधार पर काम नहीं करेगा, मंत्रिपरिषद की सलाह पर करेगा। लेकिन उसके बाद में 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा एक और चीज़ जोड़ी है कि मान लीजिए मंत्रिपरिषद कोई सलाह देती है राष्ट्रपति को और राष्ट्रपति उस सलाह को नहीं मानता है, तो वो एक बार पुनर्विचार के लिए वापस लौटा सकता है मंत्रिपरिषद को, केवल एक बार, दोबारा नहीं लौटा सकता। ये 44वें संविधान संशोधन 1978 के माध्यम से जोड़ा गया। अब एक आर्टिकल है 75 और उसका क्लोज है 1। उसमें यह लिखा हुआ है कि राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करेगा। राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करेगा अनुच्छेद 75(1) के अनुसार। उसके बाद में जो प्रधानमंत्री है, प्रधानमंत्री सलाह देगा कि इन लोगों को मंत्री बनाना है, तो राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह से अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है। ये था इसका बेसिक। आगे चलते हैं। आगे देखो, एक संशोधन हुआ था 91वां संविधान संशोधन 2003 में। वेरी इंपॉर्टेंट है, स्टार मार्क कर लेना, क्योंकि ये केंद्र व राज्य दोनों के लिए था। क्या था इसमें जो मंत्रिपरिषद थी, उस मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की जो संख्या है उसको निर्धारित किया गया। कैसे? देखो, लोकसभा है, मान लीजिए जैसे अभी वर्तमान में हमारी लोकसभा में कितने मेंबर हैं? 543। तो 543 का जो 15% है तो कितना हो जाएगा? 15%। यहाँ से 2 जीरो हटाऊंगा तो यहाँ पे लगा दूंगा डॉट। 15 × 3 = 45 का 5, हाथ से लगी 4, 15 × 4 = 60 और 4 = 64, 64 का 4, हाथ से लगी 6, 15 × 5 = 75, 75 और 6 = 81। ठीक है, तो 81.45 आ रहा है, यानी लगभग 82। तो जो मंत्रिपरिषद होगी उसमें अधिकतम कितने सदस्य होंगे? 82। अधिकतम सदस्य कितने होंगे? 82। ठीक है। वहीं राज्यों की बात करें तो राज्यों में भी ये 15% का नियम ही है। जैसे कि राजस्थान में कितने हैं? अभी 200 हैं विधानसभा में। ठीक है, तो 15% कितना हो जाएगा? 30। ठीक है, 2 जीरो गया, 15 दूनी 30। तो 30 मेंबर हैं अधिकतम मंत्रिपरिषद में राजस्थान। तो ये सभी राज्यों के लिए है 15%। ठीक है। अब ये सवाल अभी तक नहीं पूछा गया है, स्टार मार्क कर लो, क्योंकि पूछा जा सकता है, क्योंकि ये जो नियम है केंद्र शासित प्रदेशों में, ये 10% का नियम है, यानी अधिकतम संख्या है 10% होनी चाहिए। अब बात करें कि राज्यों में न्यूनतम संख्या भी निर्धारित की गई है 91वें संविधान संशोधन 2003 के माध्यम से। ध्यान रखना, ये केंद्र में नहीं है, ये केवल राज्यों में निर्धारित की गई है कि यदि न्यूनतम संख्या की बात करें तो कम से कम 12 तो होनी ही चाहिए, यानी तो 11 तो मंत्री और 1 मुख्यमंत्री। ठीक है, तो ये 91वें संविधान संशोधन 2003 है, इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें मंत्रिपरिषद की जो संख्या है उसका निर्धारण किया गया था। आगे चलते हैं। आगे मंत्री यानी मिनिस्टर के बारे में कुछ बताया गया है कि बिना चुनाव जीते भी कोई भी सदस्य मंत्री बन सकता है। 6 माह के लिए मंत्री बन सकता है, लेकिन उसको 6 माह में क्या करना पड़ता है? लोकसभा या राज्यसभा का क्या बनना पड़ता है? मेंबर बनना पड़ता है। यदि अगर वो 6 माह के अंतर्गत यदि लोकसभा या राज्यसभा का मंत्री नहीं बनता, वो सदस्य नहीं बनता है, तो उसको मंत्री पद से हटा दिया जाता है। मंत्री जो होगा वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपने पद पर रहेंगे। अब 2 चीज़ें, एक है कि जो मंत्री हैं वो व्यक्तिगत रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं और सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं। तो व्यक्तिगत रूप से तो राष्ट्रपति के प्रति और सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। ठीक है, यानी कि रेस्पॉन्सिबल होते हैं। अब एक मंत्रिमंडल एक शब्द है, जैसे हमने अभी पढ़ा कि मान लीजिए ये मंत्रिपरिषद है, जिसमें मैंने बताया कि लोकसभा में 82 सदस्य इस मंत्रिपरिषद में होंगे। ठीक है, इसका कुछ पार्ट, ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट जो मंत्री हैं इसमें शामिल होंगे, इसी को बोलेंगे मंत्रिमंडल।
कहने का मतलब मंत्रिपरिषद का ही भाग होती है मंत्रिमंडल, लेकिन इस मंत्रिमंडल में कुछ जो इम्पोर्टेंट मंत्रीज होते हैं उनको शामिल किया जाता है। यदि मंत्रिमंडल की हम बात करें कि कहाँ पे उल्लेख हैं, तो हमारा एक आर्टिकल 352 है। 44वें संविधान संशोधन 1978 के माध्यम से मंत्रिमंडल शब्द को जोड़ा गया था। मंत्रिपरिषद के कुछ महत्वपूर्ण पदों के मंत्री शामिल होते हैं मंत्रिमंडल में, और मंत्रिमंडल में मंत्रियों की संख्या की बात करें तो 20 से लेकर 25 होती है, जो कि निश्चित नहीं है। ठीक है, यह निर्धारण नहीं किया गया है कि मंत्रिमंडल में कितने सदस्य होंगे, लेकिन मंत्रिपरिषद में निर्धारण किया गया है कि अधिकतम 15% होगी। फिर आर्टिकल 77 आता है, और 77 में क्या है, भारत सरकार के कार्यों के संचालन का उल्लेख किया गया है आर्टिकल 77 में। और कार्यपालिका के कार्यों के सुचारू संचालन के लिए राष्ट्रपति क्या बनाएगा, नियम बनाएगा, विनियम बनाएगा। ठीक है, तो कार्यपालिका के संचालन के लिए जो भी नियम और विनियम बनते हैं वो कौन बनाएगा, राष्ट्रपति बनाएगा, आर्टिकल 77 के अनुसार। फिर हम जो मंत्री बनेंगे उन मंत्रियों को कार्य का आवंटन कौन करेगा, तो राष्ट्रपति करेगा। ठीक है, और 4 प्रकार के मंत्री होते हैं, आपको पता होगा। एक होता है कैबिनेट मंत्री, दूसरा होता है राज्य मंत्री, एक स्वतंत्र प्रभार और एक सिंपल राज्य मंत्री, और चौथा होता है उपमंत्री। तो ये 4 प्रकार के मंत्री होते हैं, और इन चारों मंत्रियों को जो कार्य का आवंटन है वो राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। इसके बाद में आता है उप प्रधानमंत्री। उप प्रधानमंत्री की बात करें तो ये संवैधानिक पद नहीं है, यानी कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं पे भी इसका जिक्र नहीं किया गया है। याद रखना, उप प्रधानमंत्री संवैधानिक पद नहीं है, लेकिन जो प्रधानमंत्री हैं वो संवैधानिक पद हैं। आर्टिकल 75(1) में प्रधानमंत्री का जिक्र है। ठीक है, लेकिन उप प्रधानमंत्री संवैधानिक पद नहीं है। पहला उप प्रधानमंत्री की बात करें तो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। स्टार मार्क कर लो, पहला उप प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल को बनाया गया था। इसके बाद में अंतिम उप प्रधानमंत्री थे वो थे लाल कृष्ण आडवाणी। सर्वाधिक कार्यकाल वाला उप प्रधानमंत्री थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। चौधरी देवीलाल भारत के एकमात्र ऐसे उप प्रधानमंत्री हैं जो 2 बार उप प्रधानमंत्री बने। तो ये भी इम्पोर्टेंट है कि वो कौन से उप प्रधानमंत्री हैं जो 2 बार बने थे, तो वो थे चौधरी देवीलाल। ठीक है, और एक ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि ऐसे उप प्रधानमंत्री जो बाद में प्रधानमंत्री बने, एक तो है मोरारजी देसाई और दूसरे हैं चौधरी चरण सिंह। ये पहले बने थे उप प्रधानमंत्री और उसके बाद में बने थे प्रधानमंत्री। तो ये उप प्रधानमंत्री वाली जो फैक्ट है वो सारी जो फैक्ट है वो इंपॉर्टेंट है। पहले जो उप प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, सबसे अधिक समय तक भी कार्यकाल इन्हीं का था। अंतिम जो उप प्रधानमंत्री थे वो लाल कृष्ण आडवाणी थे, और चौधरी देवीलाल ऐसे उप प्रधानमंत्री थे जो 2 बार बने, और ऐसे उप प्रधानमंत्री जो उप प्रधानमंत्री बनने के बाद में प्रधानमंत्री बने, मोरारजी देसाई और चौधरी चरण सिंह। ठीक है, इसके बाद में आता है आर्टिकल 78। आर्टिकल 78 में क्या है, राष्ट्रपति को सूचित करने के संदर्भ में प्रधानमंत्री के कर्तव्यों का उल्लेख। यानी कि प्रधानमंत्री क्या करेगा, ये प्रधानमंत्री का कर्तव्य है कि वो राष्ट्रपति को सरकार के निर्णयों के बारे में सूचना उपलब्ध करवाए। जो भी सरकार निर्णय लेती है वो राष्ट्रपति को सूचना देना अति आवश्यक है, और ये काम कौन करेगा, ये करेगा प्रधानमंत्री, आर्टिकल 78 के तहत। फिर एक कॉन्सेप्ट आता है छाया मंत्रिमंडल या शैडो कैबिनेट का। ये भारत में तो नहीं है ऐसा कॉन्सेप्ट, लेकिन ये कॉन्सेप्ट है ब्रिटेन में। ब्रिटेन में क्या है, विपक्षी दलों के द्वारा छाया कैबिनेट की घोषणा की जाती है ताकि जनता वास्तविक कैबिनेट और शैडो कैबिनेट के बीच में क्या कर सके, तुलना कर सके। और ये इसलिए भी बनाया जाता है ताकि जो रूलिंग पार्टी होती है उस पर नैतिक दबाव बनाया जा सके, ताकि वो अपने कार्यों को क्या कर सके, सही तरीके से कर सके। तो ये एक कॉन्सेप्ट था जो कि ब्रिटेन में चलता है, भारत में नहीं चलता। फिर है एक और कॉन्सेप्ट जिसका नाम है किचन कैबिनेट। किचन कैबिनेट में क्या होता है, प्रधानमंत्री तथा उसके मुख्य सलाहकार किचन कैबिनेट में शामिल होते हैं। ठीक है, याद रखना किचन कैबिनेट में कोई बाहर का व्यक्ति भी क्या कर सकता है, शामिल हो सकता है। ठीक है, बाहर का व्यक्ति भी शामिल किया जा सकता है। किचन कैबिनेट एक अनौपचारिक शब्द है जो मीडिया के द्वारा इस्तेमाल किया जाता है। इसका कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं पे भी जिक्र नहीं है। गैर मंत्री भी किचन कैबिनेट के सदस्य हो सकते हैं। तो ये था हमारा प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद का टॉपिक, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट थे। सभी फैक्ट्स को हमने कवर कर लिया। यहाँ से सवाल जो भी बनेगा वो यहाँ से कवर हो जाएगा। तो आपको स्टडी लाइट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना है। आप देखते तो हो लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। क्या जाता है आपको सब्सक्राइब करने में, एक सब्सक्राइब भी तो करना है, एक लाइक और एक शेयर। ठीक है, धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।